ओके, ठीक है, बात करते हैं ना एमएलटी को लेके। आप लोग ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कोर्स को लेके, यही हम लोग पढ़े भी हैं। चैप्टर 1 ना इंट्रोडक्शन टू एमएलटी यही है ही है। तो मैंने ना हिंदी चुना, हम सोचे कि इसको आसान भाषा में पहले समझा लेते हैं, फिर आपको आंसर हम देंगे, ठीक है ना, सारे के सारे। और चलिए ना, क्वेश्चन वाइज ऐसे ही होता है कि बेसिकली एमएलटी क्या है। तो एमएलटी का फुल फॉर्म है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ब्लड, यूरिन, स्टूल, टिश्यू और बॉडी के फ्लूइड्स का लैबोरेटरी एनालिसिस किया जाता है, जिससे डिसीज का डायग्नोसिस होता है। सिंपल समझ में आ रहा है सबको? ये तो हिंदी में ही है पूरा। दूसरा है एमएलटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब आप लोगों को ना सवाल पहले समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है ना। अब आंसर थोड़ा सा देखते समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि लैब आपकी करती क्या है, क्यों लैब की जरूरत पड़ी, या लैब का ऐसा क्या स्पेशल है जो लैब आपकी करती है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर है आपको? ओके, देखते हैं। एमएलटी का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट लैब की टेस्टिंग करना। दूसरा है डिसीज डायग्नोसिस में डॉक्टर की हेल्प या मदद करना। पेशेंट ट्रीटमेंट को सपोर्ट करना। पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब क्या है, पेशेंट का टेस्ट करके हम पहले तो बीमारी बता लेते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं कि इलाज होता है। अब इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा फिर कैसे पता करेंगे, टेस्ट करके ही पता करते हैं। तो ये सब चीजें, ये ऑब्जेक्टिव से लैब के मतलब लैब क्या क्या कर सकती है वो ये बता रहा है कि जैसे एक्यूरेट लैब टेस्टिंग हम कर लेते हैं। उसके बाद डिसीज डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, किसकी, डॉक्टर्स की। इसके अलावा पेशेंट ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हैं। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस कौन होता है, रोल ऑफ मेडिकल टेक्नीशियंस। वो बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो लैबोरेटरी टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा। क्या आप इसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं? ए पर्सन हु परफॉर्म द लैबोरेटरी टेस्ट, बस हिस्सा हटा देना है। अ पर्सन हु परफॉर्म द लैबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। दूसरा है इसमें सैंपल को कलेक्ट और प्रोसेस करता भी है ना। क्या करता है, सैंपल को कलेक्ट भी करेगा और फिर उसको प्रोसेस भी लगाएगा। प्रोसेस का मतलब है जांच लगाना, ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करता है और क्या करता है, टेस्ट की रिपोर्ट भी जनरेट करता है। बेसिकली करता सब कुछ वही है, केवल सिग्नेचर और देखभाल या सुपरविजन की किसको होती है, डॉक्टर्स की। बाकी तो सब हम ही करते हैं। ओके, अगला है लैब टेक्नीशियन का रोल क्या होता है। लैब टेक्नीशियन का रोल होता है सैंपल को कलेक्ट करना। ये आपका रोल की बात हो रही है। अब लिख लेंगे ना आप लोग, आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से तो लिख लीजिएगा, पर ऐसे हिंदी में मत लिखिएगा, है ना, इंग्लिश में लिखिएगा। इंग्लिश में ऐसी वाली इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, वो प्योर इंग्लिश होनी चाहिए जो हिंदी में ना लिखी हो। लैब टेक्नीशियन का रोल है सैंपल को कलेक्ट करना, टेस्ट की एनालिसिस करना, रिजल्ट की एक्यूरेसी को मेंटेन करना, डॉक्टर को सही रिपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, टीआरएफ यही पढ़े थे। और हाँ हाँ, रिकॉर्ड्स, रिजल्ट एक्यूरेसी मेंटेन करना, ठीक है। और हाँ, रिजल्ट का रिकॉर्ड रखना। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट इज डिफरेंट। और लास्ट वाला क्या था, डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट, आपको यहां से है, क्लियर है। ये पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हो। देखिए, अगर जो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना हो, मान लेते हैं हमने कह दिया ना कि टीआरएफ क्या है, तो टीआरएफ सिंपल आपको इसका फुल फॉर्म पहले तो लिखना होता है ना। क्या है, हाँ, टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म। मतलब ये कैसा फॉर्म होगा, जब हम टेस्ट लेते हैं मरीज का तो उससे रिक्वेस्ट करने के तौर पे हम इसमें लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या जानकारी हो सकती है, पेशेंट का नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर कौन से टेस्ट है ना, प्राइस, फिर ओके ओके, जेंडर, और आपका टेस्ट का प्राइस हो गया, ठीक है। प्राइस के अलावा हम कौन से वॉइल्स में ले रहे हैं या ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब्स में,
वो मेंशन करते हैं, ये सब करते हैं ना, मतलब स्पेसिमेन का सैंपल किसमें लिया है आपने, वो सभी हम लोग मेंटेन करते हैं इसमें चीजें। ये तो टीआरएफ क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, अगर जो रिजल्ट रिकॉर्ड्स रखना, मतलब जो भी चीजें आपके लैब में आ रही है, सैंपल आ रहा है तो भी आप लिखोगे कि आपको इस मरीज का एक सैंपल आया है ना, नॉर्मली मेंटेन करना होगा ना, आपको रिकॉर्ड्स तो रखने होंगे, तो वही रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। इसके अलावा जो भी उसका रिजल्ट आता है हम अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हैं, कल को वो खो जाए, कल को किसी वजह से जांच आ जाए आपके पास, आप रजिस्टर्ड लैब हैं और कोई घटना घट गई या वो बेचारा मर गया और उसके नाम से इंश्योरेंस है और उसने रिपोर्ट लगाई है आपकी कि मैंने 20,000 की जांचें कराई हुई है, सपोज मान लेते हैं, है ना, 20,000 की मैंने जांचें कराई है, तो इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहा है ना, भाई हमने तो इंश्योरेंस कराया था अपना, मेडिकल इंश्योरेंस, अब हमने इतना खर्च किया, आप हमको दीजिए। तो बेसिकली वो आते हैं आपके यहाँ टेस्ट को चेक करने आते हैं, तो आपके पास होगा ना जब आपने उसका टेस्ट किया है, तो इसलिए रिकॉर्ड्स, इससे बहुत सारे मायने हैं। आप खुद अपने से सोच सकते हैं कि आपके स्कूल में, आपके हाई स्कूल इंटर के रिकॉर्ड्स आज भी रखे होते हैं, है ना, जब आपकी नौकरी लगती है ना, वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट के लिए सब जाते हैं वहां पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराते हैं, यहाँ तक होता है। अभी जो यूपी पुलिस की हाल ही में जो भर्ती हुई थी, और उसमें जितने लड़के थे इंटर और हाई स्कूल के, उनकी स्कूलों में जाकर के जांचें हुई हैं, फिर वो स्कूल उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक देता है जो हाल ही का होना चाहिए। उसके अलावा डॉक्टर्स को हम सही रिपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, इसमें डॉक्टर का भी डिटेल्स होता है, रिफरल डॉक्टर्स को बोलते हैं, रिफरल डॉक्टर का नेम होना चाहिए, मतलब किसने इसको भेजा है, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर, ये सब चीजें टीआरएफ में आप डाल सकते हो। बाकी इसमें कोई डाउट है इतने दूर में? नहीं लिख सकते अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो? बिल्कुल। ओके, आगे है लैब टेक्नीशियन किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको बताया ही नहीं गया है ना, हालांकि मैंने पढ़ाया है पर ये सिलेबस में नहीं था, पर मुझे लगा कि ये आप लोगों को गाइड करना चाहिए इस पे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है, और मैंने इसको ये नोट्स बनाया इसीलिए, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ना ये मिनिमम है, पैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टो और ब्लड बैंक। ये एक्चुअली ये जो पैथोलॉजी है ये क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ठीक है ना, हाँ ये पहले क्लिनिकल कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी जैसे यूरिन का टेस्ट करना हो, स्पूटम का टेस्ट करना हो, रूटीन लेवल पे, ये सब जितने भी टेस्ट करने, ऐसे कुछ टेस्ट हैं, स्टूल, सब रूटीन लेवल पे अगर जो टेस्ट हो रहे हैं तो ऐसे को हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी में करते हैं। मतलब कोशिश रहता है कि सुबह तक या शाम तक, जब तक भी आपका सुबह में सैंपल आ गया शाम तक उसको रिपोर्ट दे देनी होती है, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं। और ये टेस्ट कहाँ होंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। सबको क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए, उसके बाद हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब है होल ब्लड से टेस्ट किए जाने वाले, होल ब्लड से जितने भी टेस्ट होते हैं सारे के सारे किस में होंगे, हिमेटोलॉजी में। आप लोगों ने होल ब्लड से जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट किया था, ये हीमोग्लोबिन के अलावा हम लोग टीसी मतलब टीएलसी, डीएलसी, यानी कि टोटल ये इंक्लूड होता है सीबीसी में। तो ये जितने भी होते हैं सारे के सारे होल ब्लड से होते हैं, इसलिए इसको क्या है, हिमेटोलॉजी में ले आते हैं, डिपार्टमेंट है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, मलेरिया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट जिसमें होल ब्लड का इस्तेमाल करके जांच किया जाएगा, वो सारा को डिपार्टमेंट अलग दे दिया भाई। जैसे आपने ना किसी पेशेंट का एक ट्यूब में ब्लड लिया होल ब्लड में, तो अब उसको इन सब डिपार्टमेंट में भेज के क्या करेंगे, है ना, तो वो जो ट्यूब रहेगा एक होल ब्लड वाला, वो केवल कहां जाएगा, हाँ, क्योंकि वहीं पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए डिपार्टमेंट हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। दूसरी चीज, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में टेस्ट करना, यानी कि ये होगा सीरम से या प्लाज्मा से, ठीक है। बेसिकली इस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स बॉडी के क्या क्या हैं, तो अब बताता हूं आपको।
अगर जो लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि सब में सबको बताना है, ठीक है ना। या ऐसे जितने भी टेस्ट होंगे जिसमें सीरम की जरूरत पड़ेगी, जैसे लिपिड प्रोफाइल हार्ट के लिए होती है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट, ठीक है। मतलब अगर जो सीरम से या प्लाज्मा से टेस्ट हो जाए जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स को लेकर टेस्ट हो रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स बॉडी के होने चाहिए, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सारे के सारे किसमें होंगे, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही है आप लोगों को? ओके, अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे छोटे छोटे जो सूक्ष्मदर्शी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वैसे हो जो यूज ऑफ माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। तो जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट के कोई भी टेस्ट होंगे वो किसमें होंगे, बहुत सही, माइक्रोब्स या पैथोजेंस के बारे में जहां भी पढ़ाई होगी, जहां भी टेस्ट होंगे, सारे के सारे माइक्रो में। तो बेसिकली सबसे फेमस टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, तो कल्चर है ना। बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जिस डिपार्टमेंट में कराया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैसे ब्लड का कल्चर कराना, कल्चर एंड सेंसिटिविटी किसका किसका हो सकता है, स्पूटम, कोई बात नहीं, स्पूटम हो गया। ऐसे अगर बॉडी फ्लूइड जिसमें किसी माइक्रोब्स की वजह से इंफेक्शन हो रहा हो, तो हम लोग इसी में, कोविड आ गया था, कोविड एक्चुअली वो माइक्रोब्स ही है, तो पहले इसी डिपार्टमेंट का हेल्प लिया गया। लेकिन इससे भी एक मॉडर्न डिपार्टमेंट हमारे पास है, मॉलिक्यूलर, क्योंकि वो बहुत डेंजरस था, तो सिंपली इस डिपार्टमेंट की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हेल्प लेके हम लोगों ने एक मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट बनाया था, वहीं से सारा टेस्ट होता था कोविड का, आरटीपीसीआर जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, जहां पर बायोप्सी के टेस्ट हों, या ऑटोप्सी, हाँ अगर जो लिविंग टिश्यू की जांच, ये नॉन लिविंग टिश्यू की जांच, बायोप्सी जो मांस का टुकड़ा ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद जो निकल जाता है बॉडी से, जीवित व्यक्ति का, अगर व्यक्ति जीवित है और उसका निकल रहा है जांच के लिए टुकड़ा, तो उसको हम नॉर्मली बायोप्सी बोलते हैं। मर गया है व्यक्ति, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स निकालनी है, या उसके शरीर में ऐसा क्यों मरा, कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, क्या उसने कोई जहर खाया है, तो कुछ हिस्से शरीर के निकाल करके उनको टेस्ट में रहता। तो वैसे चीजों को मरे हुए व्यक्ति का अगर जो भेजते हैं तो हम लोग ऑटोप्सी बोलते हैं, और जीवित व्यक्ति का भेजते हैं तो बायोप्सी भेजते हैं। तो ऐसे जो टुकड़ों की जांच हो जाएगी, टिश्यू मतलब टुकड़े की जांच हो या किसी ऑर्गन का हो, तो वो सारी की सारी किसमें होंगी, हिस्टोपैथोलॉजी में। ब्लड बैंकिंग सबको पता है, खूनों वाला बैंक, खून दीजिए खून लीजिए, है ना। तो जहां पर भी ब्लड बैंकिंग का मतलब है जहां पर ब्लड कलेक्ट करके रखा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसको किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ने पे दे दिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ब्लड बैंक नॉर्मली एक ब्लड को हम लोग ड्रग की कैटेगरी में लेते हैं, ड्रग की कैटेगरी में आता है। ब्लड क्या है, तो एक तरह का ड्रग है जिसका आदान प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से किया जाता है, वही है ये ब्लड बैंक। बेसिकली इसकी जो मालिक है आज के डेट में आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यही पूरा देख रेख करता है। ब्लड बैंक में जितने भी इंडिया के ब्लड बैंक होते हैं, इन सब पे नजर यही रखता है, बहुत जगह है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ये आप ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जानना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे पास ये मिनिमम है 3 3 6 डिपार्टमेंट है,
ठीक है। एक क्लिनिकल पैथोलॉजी है जहां पर यूरिन, स्पूटम, स्टूल, इन सबकी रूटीन जांच होती है। तो रूटीन का मतलब होता है कि बस हल्के फुल्के जांच हो जाए, कलर क्या है, कितना है उसमें, कुछ ब्लड या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। दूसरा है हिमेटोलॉजी, होल ब्लड से जितने भी टेस्ट होते हैं वो हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स की जितनी भी टेस्ट होती हैं, बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं ना। यस, ब्लड के बायोकेमिस्ट्री यानी कि ब्लड में जो बायोकेमिकल्स हैं उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है तो एक डिपार्टमेंट आता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट बोलते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है, हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है, ठीक है। हिस्टो का मतलब होता है, हाँ, तो बॉडी के टिश्यू के बारे में जहां पे टेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वो। वैसे ही ब्लड बैंकिंग है, ठीक है ना, ब्लड में जहां पर ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व करके रखा जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक, इस पे किसी को डाउट नहीं है ना। कम से कम अंगुली पे 6 डिपार्टमेंट आप गिन के रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और चैलेंज है, सैंपल कलेक्शन पे ही बात कर रहे हैं अभी, बाकी हम लोगों का एक चैप्टर होगा आगे चल के कि सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं। एक चैलेंज और आता है अगर सही ढंग से कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, जैसे यूरिन का। इसमें क्या होता है कि मिड स्ट्रीम लेना होता है। मिड स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे पेशाब की धारा बाहर आई तो तुरंत नहीं लेना होता है, थोड़ा सा रोक के फिर यहां से सैंपल उठा के फिर ले लेना होता है। कभी कभी शुरू में आप ले लेंगे ना तो ओरिफिस पे, यूरिन जहां से एकदम निकलता है ना, इस ओरिफिस पे ना बैक्टीरिया बैठे होते हैं। अब ये बैक्टीरिया इस कंटेनर में आ गए, हमने टेस्ट किया, हमको लगा कि इतनी सारी बैक्टीरिया है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तरीका बताते हैं मरीजों को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट सैंपल कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बलगम, स्पूटम के केस में भी सेम ऐसे ही होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग का सैंपल देना होता है, उठा आदमी तुरंत भक्स करके दे दिया, वो बेकार है। आप पहले मुंह धुलिए, है ना, माउथ को रिंस करिए। तो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं वो आप पहले रिंस कर लेंगे। रिंस का मतलब है सिंपल पानी लीजिए, कुल्ली करके फेंक दीजिए, उसके बाद उसको निकालिए कफ को। तो अब क्या है, मुंह का भी आ गया, माउथ में जो था वो भी आ गया, जो स्पूटम में था वो तो आ ही गया। अब हमारे पास जब हमने टेस्ट किया ना तो बहुत बड़ा दिखाया, तो आपने उसको ना, जब कंटेनर हम देते हैं तो बता के देते हैं। आपने बताया नहीं है, लेकिन आपका रिपोर्ट जब खराब आएगी ना, जाहिर सी बात है खराब आने वाली है, बैक्टीरिया दिखने वाले हैं। अब ना मरीज जब आपके यहाँ नहीं आएगा, अब क्या करेगा डॉक्टर, एक बार दूसरी लैब से टेस्ट करा लीजिए। अब जब दूसरी लैब पे जाएगा तो वो बता देगा कि कंटेनर दे रहे हैं, आप जाइएगा सुबह उठते ही मुंह का पहले कुल्ला करके उसके बाद आप सैंपल दीजिएगा। जब ऐसा किया तो मुंह का जितने भी बैक्टीरिया थी वो मिली नहीं, तो बैक्टीरिया कम हो गई। अब उसने क्या कर दिया, नॉर्मल रिपोर्ट दे दिया, तो चैलेंज हो गया ना। तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कम से कम कि आप उसको गाइड कर दें कि सैंपल को कैसे देना है, ठीक है ना। छोटे बच्चों में डायपर्स इशू आते हैं, उनके जैसे स्टूल के टेस्ट किए जाते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको तो पता नहीं है कि कंटेनर में क्या करना है। उनको पता होता है क्या, नहीं। अब उनको डायपर्स में हम लोग, मम्मी को बोला जाता है कि जब आप बच्चा डायपर में करेगा तो फ्रेश लैट्रिन होनी चाहिए, वो रात में कब का किया डायपर में सूखा पड़ा वही उठा के दे दी। तो जैसे जैसे वो स्टूल डिले होता जाएगा वैसे वैसे उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगती हैं, आप समझ रहे हैं। तो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगी, पता लगा कि रात में वो 9 बजे ही किया लेकिन मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, सुबह 5 बजे उठी हैं एएम पे, अब दे रही है, तो जो इस वक्त था बैक्टीरिया जो इसमें थे वो यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो गए हैं पूरा। अब जब आपने टेस्ट किया तो आपने फिर बड़ा दे दिया, रिजल्ट आप देंगे जो दिखेगा वो देंगे। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको ये प्रोसेस ऑफ सैंपल कलेक्शन सही ढंग से होना चाहिए। ये करेगा कौन, टेक्नीशियन ही करेगा, ठीक है। बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन। लैब टेक्नीशियन को कौन कौन से सैंपल्स हैंडल करने होते हैं, है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है, सेंसिटिव मामला है। और खूब ट्रेंड होगा तब दिया जाएगा, नहीं तो ट्रेंड नहीं होगा ना, वो कमर में इसी जगह छेद करेगा कि पैरालाइज हो जाएगा, न्यूरॉन्स को डैमेज कर देगा। नर्वस सिस्टम को अगर जो डैमेज कर दिया स्पाइनल में ही, क्योंकि इसका कलेक्शन ना
L3 से L4 के बीच में ले सकते हैं, या L4 से लेके L5 के बीच में ले सकते हैं। अब इसी में आपको पंक्चर करना है। आपने गलत जगह पंक्चर कर दिया ना तो पैरालाइज हो जाएगा, नीचे का अलंग पलंग पे पता नहीं लगेगा उसको। तो इसीलिए बेसिकली ये नहीं है, तो बाकी तो हम सब कर सकते हैं। ब्लड हम करते हैं, यूरिन मरीज करके देता है, बस डब्बा दे देगा, हमको बस प्रोसेस करना है। स्टूल भी मरीज करके दे देगा, स्पुटम भी सब मरीज देगा, टिश्यू भी आपको पैक होके आता है। क्या कभी कोई यूरिन का सैंपल लेने गया, देखे मरीज को, मरीज का? नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं, बस सिंपल कंटेनर दे देते हैं, वो लेके रखते हैं। हाँ, जो बहुत लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, आईसीयू केसेस में हैं, तो वो कहीं जाते तो है नहीं, सोए सोए रहते हैं, नली लगा होता है, तो हम लोग उस बैग आता है यूरो बैग, यूरिन वाले बैग से ले लेते हैं। वो भी हम लोग झलाक हैं, पता है क्या करते हैं हम लोग, जाके सिस्टर रिक्वेस्ट करके कि हम क्या जाए आईसीयू में, इन्फेक्शन फैलने का डर है, मरीज ऐसे ही इमरजेंसी में है, ये कंटेनर लीजिए और थोड़ा सा। हाँ, तो वो लोग दे देते हैं, क्योंकि उनको भी अपने आईसीयू की हाइजीन, पढ़े हैं ना हम लोग, हाइजीन मेंटेन करनी होती है। तो जाहिर सी बात है, स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए वो चाहेंगे कि कोई और तीसरा न जाए, ताकि उनका मरीज डिस्टर्ब ना हो, तो वो लोग दे देते हैं। तो आप हर जगह से बचते हो, बट आपको होना चाहिए कि कभी जरूरत पड़ी तो हाँ लेना पड़ेगा, तो ले सकते हैं। कैसे लेंगे? प्लास्टिक बैग लगा है, यूरिन नहीं आ रही है, तो ब्लैडर छेद के लेना होगा, तब कौन लेगा? आप लोग लेंगे, वो भी ट्रेंड, जो लैब टेक्नीशियन जो ट्रेंड होगा, या तो डॉक्टर होगा। ब्लैडर पे ही ऐसे ही होता है ना, ब्लैडर हम लोग ऐसे ही पेनिट्रेट करके यहाँ से सैंपल लेते हैं, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, अब सैंपल तो चाहिए ना हमको, तो हम लोग ले लेते हैं, तब वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब जिस व्यक्ति को स्पुटम नहीं आ रहा है, वो ढांस रहा है, रोज बोल रहा है सर कंटेनर लेके ट्राई करते हैं, 4 बार खांसते हैं, कुछ आता नहीं है, तो फिर हमारे पास व्यवस्था होती है फिर, तो वैसे तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को चैलेंज लेना पड़ते हैं। चलिए आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल में फर्क बताते हैं। देखिए अभी ये बहुत जरूरी था, इसलिए हिंदी में हमको नोट्स बनाना पड़ा। लैब टेक्नीशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली ये पूरा हिंदी में रहता ना, फिर समझ में नहीं आता, जिम्मेदारी लिखा रहता तो समझ में नहीं आता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि लैब टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वो लैब के प्रति है, ठीक है ना। हाँ, पेशेंट सेफ्टी को मेंटेन करना, पेशेंट की भी सुविधा या सेफ्टी बनी रहे, लैब इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज करना, पता लगा कैंची दिया है कपड़े काटने के लिए, हम आकर के बाहर का तार काट रहे हैं, है ना, घर ले जाके दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं करते हैं। ग्लोव्स है तो ग्लोव्स जिस काम के लिए है उसी काम के लिए, घर पे ले जाके डाई पोत रहे हैं तो वो गड़बड़ है, ऐसा होता है। क्लीननेस और स्टेरिलिटी, मतलब स्टेरिलिटी और डिसइंफेक्शन क्लियरिटी करके आपको रखना चाहिए, आप ही को रखना है, कौन रखेगा, आप काम कर रहे हैं तो। रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना है, ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं किसमें, हाँ इंट्रोडक्शन टू एमएलटी में हम लोगों ने पढ़ा है एथिक्स, है ना, एथिक्स पढ़ा है, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है कि किस चीज को कैसे करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट है। और एथिक्स क्या है, तो आपको क्या नैतिकता रखनी है, अपना बिहेवियर, ये सब चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में उसमें आती हैं एथिक्स में। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि किसी भी टेस्ट को करने के लिए प्रोटोकॉल्स और नियम बने हैं, उस नियम के हिसाब से चलना है। एमएलटी हेल्थ केयर सिस्टम में इंपॉर्टेंट कौन है, यही है, क्यों है, तो यस, क्योंकि लगभग 70 से 80% मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए एमएलटी हेल्थ केयर का बैकबोन माना जाता है। इस बात को हम लोग गर्व से कह सकते हैं ना, कि हम नहीं तो डॉक्टर नहीं, सिंपल। पर हम लोग डॉक्टर से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि सैंपल वही दे रहा है, पर उनको भी पता है कि हम उनके बैकबोन है। यस, हम लोग जांच करके नहीं देंगे तो आए तो कितनी बार वो पेट टो करके पैल्पेट उसको बोलते हैं, पैलिपेट करके कितनी बार आपको देगा। अब गला में बहुत दिन से खराश है, डॉक्टर कितनी बार दवा देगा, वो दवा देगा, बोलेगा आई लो खूब करके गलाला करके सुबह सुबह सही करना, कितने दिन तक कर सकता है डॉक्टर ऐसा। तो फाइनली वो क्या करेगा, स्वैब लेकर के हमारे यहाँ भेज देगा, तो कहीं ना कहीं हम उसके बैकबोन हुए, हम नहीं तो वो भी नहीं। सुन लीजिए, तो लिखा है कि 70 से 80% जो है कि
मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस रिपोर्ट्स पर डिपेंड किए जाते हैं। करता कौन है? मरीज या डॉक्टर, है ना। लैब टेक्नीशियन कौन से स्किल आने चाहिए? अब जो लोग नए होंगे उनको पता होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन का नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, एक्यूरेसी और अटेंशन, इन्फेक्शन कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए और टीम वर्क आनी चाहिए। कभी कभी लैब में हम देखते हैं ना कि 2-3 ग्रुप बट गया है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सामान नहीं मांग रहा है, भले इसके पास नहीं है, वो टीम वर्क की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें जो है सही ढंग से, एक तो पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है कोर्स किए होने चाहिए, यानी कि डिग्री होनी चाहिए इसकी, और प्रैक्टिकल डिग्री भी मतलब नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल किया जाए। आप सेंट्रीफ्यूज हाथ पे रख के अब गोला घुमा रहे हो आप जादू की तरह, ये सब नहीं करना है। आपको पीपेट मिल गया तो मिस हैंडलिंग नहीं करना है। एक्यूरेसी और अटेंशन होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1 ml ब्लड लेंगे तो रीजेंट कितना लेना है, ये एक्यूरेसी होनी चाहिए ना हर जांच के लिए। इन्फेक्शन कंट्रोल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा काम आप कितने सफाई से करते हो, स्टेरिलिटी से करते हो, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टीम वर्क, यस, कोई भी काम एक व्यक्ति से नहीं होता है। जहां पर बड़े लेवल का काम हो रहा है तो वहां पर एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, और जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो टीम वर्क प्रॉपरली होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन और ये लास्ट लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी में क्या डिफरेंट है? लैब टेक्नीशियन जो लैब के सारे काम करेगा, और पैथोलॉजिस्ट वो है जो डॉक्टर है, जो खाली साइन करेगा और सुपरवाइज करेगा। हाँ, इसका कैसे आ गया, चलो फिर से देखा जाए, है ना, वही है ये, थोड़ा सा देख लेते हैं। टेस्ट परफॉर्म करता है लैब टेक्नीशियन, टेस्ट को इंटरप्रीट करता है पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। यानी कि टेस्ट हम लगाएंगे, लेकिन हमारे लगाए हुए टेस्ट पर रिजल्ट क्या देना है वो कौन देगा? पैथोलॉजिस्ट। इसलिए मैंने बताया कि हम लोग बताते नहीं है कि तो के हाई भइल बा, तो डॉक्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और डायग्नोस्टिक को कंफर्म करता है पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। हम खाली क्या करेंगे? रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरा है डिप्लोमा या डिग्री होता है, और हमारे पास डॉक्टर के पास क्या होता है? एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी पैथ। हाँ, ये जरूरी है, एमबीबीएस एमडी पैथ से होना चाहिए, यानी कि जो मास्टर किया होगा वो पैथोलॉजी से किया रहेगा, ठीक है। लास्ट है लैब टेक्नीशियन के बायोसेफ्टी रूल्स फॉलो क्यों करने चाहिए? बिल्कुल बायोसेफ्टी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैंडल कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक चीज हैंडल कर रहे हैं। ब्लड, स्पूटम, यूरिन, ऐसे बहुत सारे जो केवल रोगों से भरा है, तो जाहिर सी बात है हम सबको सेफ्टी रखनी है, इसलिए रखना चाहिए। एमएलटी कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही लालच लेके आता है हम लोगों को, है ना। एक तो हॉस्पिटल में मिलेगा, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड बैंक, रिसर्च लैब और टीचिंग फील्ड में, जिसमें हम हैं, तो हम इसमें सब में है। हॉस्पिटल में रह चुके हैं, डायग्नोस्टिक में रह चुके हैं, ब्लड बैंक नहीं किए हैं, रिसर्च में भी नहीं गए हैं, यहां तक है, तो कहीं ना कहीं काम है। अब मेरी अपनी खुद की लैब है, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों चीज हम अकेले हैंडल कर लेते हैं, और साथ में हम टीचिंग भी है। तो आपके पास डिग्री है, नॉलेज है, तो आप सब कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों चीजें अलग हैं, ये बहुत अलग है। ब्लड बैंकिंग आसान नहीं है, क्योंकि ब्लड बैंकिंग से आप जुड़ेंगे तो 24/7 आप रहेंगे, और रिसर्च में फिर आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों में नहीं है, तो इन तीनों में आप आराम से हो सकते हैं। सेटअप डाल दीजिए, डाल के छोड़ दीजिए, पार्टनरशिप पे काम चलाइए, एम्प्लॉय रख दीजिए, सुबह 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, लगे कि आज बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठने वाले, ओपीडी होने वाली है, तो उस वक्त आप बैठे रहिए। कॉलेज को बोल दीजिए कि हाँ सर, इतने टाइम अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेक्चरर की तरह आइए, लेक्चर दीजिए, फिर चले जाइए। बहुत फायदे हैं, बहुत। चलिए, लैब टेक्नीशियन एथिकल रूल्स क्या है, एथिक्स उनके क्या है? तो पेशेंट की रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना, गलत रिपोर्ट जनरेट ना करना, प्रोफेशनल हॉनेस्टी मेंटेन करना। प्रोफेशनल हॉनेस्टी का मतलब है कि काम से लापरवाही नहीं करना है। तो रोजे करते हैं, इसका भी वही होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फ्यूचर स्कोप 15वां लास्ट है। फ्यूचर में स्कोप क्या है? तो बहुत है, जितने ऊपर फील्ड अभी दिखाया गया ना, हॉस्पिटल, लैब, डायग्नोसिस, ब्लड बैंकिंग
और टीचिंग में जाना। यस, एमएलटी का स्कोप बहुत ब्राइट है क्योंकि हेल्थ केयर डिमांड्स बढ़ रही है और डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो इन सब में है। हम लोग पता है वो मशीन्स वाले में भी जा सकते हैं जहां पर ये मशीनें बनती है, सीबीसी की मशीन, बायोकेमिस्ट्री की मशीन, हम उसमें भी नौकरी मिलती है हमारी। और टेक्निकल में हम लोग जाते हैं, हम लोग बताते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है ना कि रिपोर्टों को कैसे बनाया जाए, तो सॉफ्टवेयर वाला ना पूछता है आपसे, आप उसके एडवाइजर हो जाएंगे, कंपनियों के एडवाइजर हैं। वो एडवाइजर क्या करते हैं कि बताते हैं कि देखो जब सीबीसी देना तो कम से कम ये 19 टेस्ट उसमें लिख देना और नीचे ना लिखा जाएगा कि हीमोग्लोबिन कम है तो क्लियरिटी कर लीजिएगा सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला आपसे ही नॉलेज लेता है, एमडी के पास उतना समय नहीं है कि वो उसको बताते बैठे। तो वो हम टेक्नीशियंस ही करते हैं और बहुत इसका सपोर्ट होता है। हम मशीन जितने भी बनाते हैं, सीबीसी बायोकेमिस्ट्री की मशीन बनाते हैं कंपनियां, वो आपको रख लेती है, वो बोलते हैं कि आप चलाइए हमारी मशीनों को ना उस लेवल पे जाके चलाइए जिस लेवल पे ये गलत हो जाती हो, मतलब कम सैंपल, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के चलाइए, मतलब हम सारे टेस्टिंग करते हैं। इसलिए लास्ट में क्वालिटी चेक करके आता है क्यूसी, देखे होंगे आप ना, देखिएगा क्यूसी करके लिखा होगा, हाँ क्यूसी पास, वो क्यूसी पास का टेक्निकल हम लोग ही करते हैं सपोर्ट। तो हम लोगों को मैन्युफैक्चरर में भी बहुत बड़ा रोल है, केवल इतना ही नहीं।